नमस्कार दोस्तों, मैं सोना दादी जीनियर स्टडी क्लासेस पर आपके करवा रही हूँ 20 मार्क सिक्योर। यस, आरपीसी स्कूल व्याख्याता 2026 का जो एग्जाम होने वाला उसमें मैं आपके 20 नंबर सिक्योर करवा रही हूँ। कैसे? देखिए 5 क्वेश्चन यानी 10 मार्क सिक्योर कर रहे हैं जनरल साइंस में, जिसका कोर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कंप्लीट न्यू सिलेबस पे बेस्ड डे 1 से डे 24 तक की क्लासें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ये मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां जाके आप प्लेलिस्ट में जनरल साइंस का पूरा कोर्स देख सकते हैं। अब सेकंड हम कर रहे हैं मैथ्स में भी हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसमें हम 5 क्वेश्चन अटेंड कर सके। कैसे? क्योंकि मैथ्स के 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल। यस, 5 नहीं 8 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो मैथ्स में से हम 8 में से कम 5 क्वेश्चन में अटेंड कर पाए, हम उतना कोर्स कर रहे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन उठते ही उठते हैं, हम वही टॉपिक कवर कर रहे हैं। यानी हमारा जो कोर्स है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कोर्स, ठीक है। उसी सीरीज में हम कर रहे हैं संख्या के टॉपिक। सबसे पहले मैथ का, तो संख्या के जो 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट है आंकड़ों का संग्रह, सेकंड है यानी डेटा का कलेक्शन, सेकंड है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी डेटा का प्रेजेंटेशन, और थर्ड है डेटा का ग्राफीय निरूपण यानी आंकड़ों का आलेख निरूपण हिंदी में कहते हैं। फोर्थ है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जो हम अभी कर रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी 2 टाइप से पढ़ते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं वर्गीकृत डेटा के लिए, सेकंड पढ़ते हैं अवर्गीकृत डेटा के लिए। तो वैसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 चीजें आती है। फर्स्ट आता है माध्य, फिर आता है माध्यक, फिर आता है बहुलक, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। मैंने इंग्लिश के नोट्स भी साथ साथ लिखे हैं, तो अगर आपको कंफ्यूजिंग हो कुछ भी तो आप उस नोट्स को देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, 2 प्रकार से करते हैं, तीनों को 2 प्रकार से निकालते हैं। फर्स्ट है अवर्गीकृत, जैसे अवर्गीकृत डेटा है ना, उससे। सेकंड है वर्गीकृत डेटा। तो अवर्गीकृत डेटा का जो टॉपिक है वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, यानी डे 3 में हम वो कर चुके हैं। आज हमारा डे 4 है, उसमें हम कर रहे हैं वर्गीकृत डेटा। तो अवर्गीकृत डेटा का माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्यक को कभी कभी यहाँ माध्यिका भी लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये तीनों हम अवर्गीकृत डेटा के लिए पढ़ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं वर्गीकृत डेटा के लिए, ठीक है। अब फर्स्ट वापस एक बार इंट्रो देख लेते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप एक्चुअली होते क्या है? ये क्या होता है कि जो ह्यूज डेटा होते हैं उसको सेंट्रलाइज करते हैं, उसकी कोई सेंटर वैल्यू जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है वो निकालते हैं। खैर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता नहीं, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अभी 3 प्रकार के होते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। मैंने कहा था माध्यिका की जगह कहीं कहीं माध्यक भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आए, कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश में कहते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। डन। अब फर्स्ट करते हैं मीन। अब क्योंकि हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए मीन कर चुके हैं, माध्य कर चुके हैं। अब माध्य एक्चुअली होता है क्या? माध्य सभी मानों का औसत होता है। इसका हमने फॉर्मूला भी किया था लास्ट क्लास में, फिर से एक बार देख लेते हैं। माध्य बराबर था सभी प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की कुल संख्या। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो पहले आप लास्ट क्लास को देखिए, फिर ये देखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला और हमने देखा था, ये वाला यहाँ एन है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ तो मैंने ये लिया है। हालांकि आई का और एन का यहाँ कोई रोल नहीं होता समझाने का आपको, बट मैं चाहती हूँ आप फॉर्मूला ये वाला लर्न करें, ये ज्यादा ईजी है आपके लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए। अब देखते हैं कैसे करते हैं हम ये देखो माध्य याद करते हैं। माध्य में इसमें क्या सिंपल हमारे पास रॉ डेटा दिए हुए, यानी नॉर्मल आंकड़े दिए हुए। डन। अब हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, इसी डेटा को हम अवर्गीकृत रूप में कर सकते हैं, फिर इसी डेटा को हम वर्गीकृत रूप में कर सकते हैं। फर्स्ट हम अवर्गीकृत देखते हैं। पहले अवर्गीकृत में 2 टाइप थे कि नॉर्मली इस डेटा को क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे अपॉन जितनी इसकी संख्या है, एन है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो हम अपॉन में 10 लिख देंगे। इसी तरह करते तो इसके बीच में प्लस लगा देते। यही था, प्रेक्षणों का योग था ये, अपॉन क्या था, प्रेक्षणों की संख्या। ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। डन। या हम क्या कर सकते हैं, इस डेटा को अवर्गीकृत सारणी में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ये जो डेटा था दिया हुआ है, अब इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू में लिख देंगे। ये डेटा हमने इसको मान लिया वैल्यू, और बारंबार था मतलब वो डेटा कितनी बार आया है। जैसे 2 है, यहाँ 2 बार आया तो देखो 2 है, इसकी बारंबारता 2 हो गई। 5 एक बार ही आया तो उसकी 1 है, 8 एक बार आया तो 1 है, 11 एक बार आया तो 1 ही है, 15 2 टाइम्स है। ये देखिए, तो ये 2 बार लिख दिया हमने। 22 1 टाइम है, और 25 अगेन 2 टाइम्स है ये। ये रहा 25 एंड 25, ये 2 टाइम्स है। तो इस तरह से जो जितनी बार आया वो उसकी बारंबार था, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बारंबार था, आवृत्ति भी कहते हैं ना, कहीं कहीं आवृत्ति भी लिखा हुआ। अब इसकी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, आपको याद ही होगा ये। अब सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए करते हैं एफ और एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंपल एफ इंटू एक्स कर लेते हैं। तो ये देखो 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8, 11 1 जा 11, 15 2 जा 30, 22 1 जा 22 और 25 2 जा 50।
तो हमने ये एफ एक्स निकाल लिया, हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो किसकी आई है, एफ एक्स की आई है। अब हम ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो यहाँ सिग्मा लगा, सिग्मा का मतलब क्या है, इसको जोड़ना है। सिग्मा का मतलब है जो भी जितनी भी एफ एक्स की वैल्यू उनको जोड़ना, तो हम इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 130 एंड देन सिग्मा एफ, सिग्मा लगा यानी पूरी बारंबारता, एफ को जोड़ना, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 10। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू है 130 अपॉन 10 बराबर आंसर आ जाएगा 0 से 0 कटा 30। तो इसका आंसर आ गया, यानी इसका जो मीन है, इसका जो माध्य है वो क्या है, 13 है। देन ये हमने किया किसमें, अवर्गीकृत डेटा के लिए। अब इसी डेटा को अगर हम वर्गीकृत के रूप में करें तो कैसे करेंगे, देखिए ये मैंने लिखा है आपके ना सारा प्रोसेस। अब इसी डेटा को हम वर्गीकृत सारणी के रूप में करें तो कैसे लेंगे हम, यहाँ पे हम इस पे क्या लेंगे, वर्ग अंतराल लेंगे। मैं उसी सारणी इससे बताती हूँ आपको। ये वैल्यू है, जैसे देखो इसमें 2 है, 5 है, 8 है। ये देखो इस वैल्यू को मैं क्या कर दूंगी, ये इस वैल्यू को मैं 0 से 10 के बीच में लिख दूंगी। तो 0 से 10 के बीच में 2, 5 और 8 तीनों आते हैं। इनकी बारंबारता कितनी, 2, 1 1 यानी 4। इसकी बारंबारता कितनी, 4। तो यहाँ देखो इधर लिखा हुआ है 0 से 10 के बीच में बारंबारता 4, समझ गए। अब इसी टेबल में देखो 11 और 15 है, तो अगर मैं लिखूं 10 से 20 के बीच में, तो देखो ये के वर्ग अंतराल में, यानी वर्गीकृत कर दिया हमने इसको एक अंतराल में एक। तो हमने क्या किया, इस डेटा को ग्रुप में कर दिया, जैसे 0 से 10, 10 से 20 है ना, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, 20 से 30। तो उस डेटा को हमने एक परफेक्ट पर्टिकुलर वैल्यू में रख दिया, ग्रुप में कर दिया, इसलिए इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। डन। अब इसमें देखिए 10 से 20 के बीच में कितना, 2 और 1 3 है, और इसमें भी 2 और 1 3 है बारंबारता। तो हमने यहाँ लिख दिया इस तरह, है ना। ये वर्ग अंतराल निकाल के माध्य क्यों निकालते हैं, क्योंकि देखो ये जो टेबल है इसमें अभी तो यहाँ पर जो वैल्यू वो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज थी ओनली, है ना। अगर यही वैल्यू यहाँ पर 50 हो टोटल, अब इसका जो माध्य निकालेंगे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग अंतराल निकालते हैं, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखो तो वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता है, हमारे पास ये टेबल है फिलहाल। तो अब इसमें फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, बट हमारे पास x है ही नहीं, तो एफ एक्स कहाँ से निकालेंगे। तो इसका x कैसे निकालते हैं, इसका x निकालते हैं वर्ग चिन्ह से। वर्ग चिन्ह को यहाँ पे x बोलेंगे, जिसको कहते हैं क्लास मार्क। क्या होता है क्लास मार्क, क्लास मार्क होता है किसी वर्ग अंतराल का मध्य मान, जैसे 0 से 10 है ये, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा, यानी एक 0 से 10 के बीच में, तो इन दोनों को जोड़ के अपॉन 2 कर देंगे, उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा इनको जोड़ देंगे, अपॉन 2 कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10/2 बराबर क्या आ जाएगा 5, यानी इसका वर्ग अंतराल क्या है 5। कहने का मतलब करना कुछ नहीं, हमारे पास जो हमारे पास लिमिट दी हुई, जैसे 10 से बीच में दी हुई, इसको निकालते हैं। तो 10 + 20/2, तो कितना निकल जाएगा ये 30 + 2 बराबर क्या निकलेगा 15। तो इसका बीच का जो मध्य मान है वो क्या निकलेगा, वैसे भी देखने में पता चल रहा है कि 15 निकल रहा है, 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, है ना। ऐसे देखने से भी पता चल रहा है। तो ये जो वर्ग चिन्ह है वो निकालते कैसे, याद रखना जरूरी नहीं ये सिंपल होल नंबर में निकले, डेसिमल में भी निकल सकता है, ठीक है। तो 0 से 10 के बीच में क्या है 5, अगर मेरे को 0 से 5 के बीच में होता है ना, ये 0 से 5 के बीच में, तो आपका यहाँ पर ये क्लास मार्क क्या था 2.5। तो जरूरी नहीं है कि ये प्लस में निकले, पॉइंट में भी निकल सकता है, डेसिमल में भी निकल सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। डन। x की वैल्यू आई तो एफ एक्स निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 5 जा 20, 3 15 जा 45, 3 25 जा 75, ये हमारे पास निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ है। अब सिग्मा एफ तो हमारे पास 10 ही है, और ये सिग्मा एफ एक्स जो बनेगा वो 140 बनेगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा माध्य निकलेगा, वो निकलेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बराबर निकलेगा 140/10। तो अपना आंसर आएगा 14। अब आप थोड़ा गौर करेंगे तो आंकड़े सेम है, बट अवर्गीकृत डेटा से हमारा माध्य क्या निकला था 13। ये देखो अवर्गीकृत डेटा से हमारा जो माध्य निकला था वो निकला था 30, ये वाला, है ना। और वर्गीकृत डेटा से क्या निकला हमारा 14, ये वाला। क्यों हुआ ऐसा, हालांकि बिल्कुल पास इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ज्यादा एक्यूरेसी जो होती है वो अवर्गीकृत डेटा की होती है, उसमें पर्टिकुलर हम डेटा लिखते हैं और वो कितनी बार है वो लिखते हैं। जबकि इसमें हम लिखते हैं कि 20 से 30 के बीच में 3 डेटा है, और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, कुछ भी डेटा हो सकता है। बट हमने उसको माना कि उसमें से जो डेटा वो 3 टाइम है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अंतर आता है, इसमें वर्गीकृत डेटा के आंसर में अवर्गीकृत डेटा के आंसर। वैसे इसके जो आंसर आते हैं वो पास ही होते हैं, तो ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये हमने देख लिया है, ओके, इसी को करके मैंने बताया यहाँ पर। अब नेक्स्ट आते हैं माध्यिका। तो माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है, वह मान है जो आंकड़ों को 2 समान भागों में विभाजित करती है। हमने अनग्रुप डेटा के लिए कर लिया था, फिलहाल हम ग्रुप डेटा यानी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए कर रहे हैं। तो अनग्रुप डेटा के लिए कैसे किया था हमने लिखा था जैसे 5 है, 3 है, 2 है, 8 है और 1 है। इसका हमको माध्यिका निकालनी है, माध्यक निकालना। तो हम इसको क्या करते थे, घटते या बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते थे। तो सबसे पहले अरेंज करते 1 है,
2 है, 3 है, 5 है और 8 है। ये हमने अरेंज कर लिया इसको। फिर 2 इधर है, 2 इधर है और बीच की वैल्यू क्या गई है, यही इसका माध्यक है। ये बहुत सिंपल था। अब हम कर रहे हैं ग्रुप डेटा यानी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। इसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके। ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ होगा आपको ये वाला वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये टेबल आपको दी हुई होगी, ये क्वेश्चन में दी हुई होगी। अब हमको ज्ञात क्या करना, माध्यक। तो ध्यान से देखना, इसका एक फॉर्मूला होता है माध्यक यानी मीडियन। इसका फॉर्मूला क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। आपको एक बार लर्न करने में परेशानी होगी, बट एक बार करने के बाद इसका कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो लर्न करने के सिवाय कोई अपने पास ऑप्शन नहीं है, करना ही होगा। क्या है फॉर्मूला, L+N/2 - CF/F इंटू एच। इस फॉर्मूले को समझते हैं एक्चुअली है क्या। सबसे पहले हम CF समझते क्या है। CF क्या होती है, यहाँ पर CF को कहते हैं संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। आई थिंक आगे मैंने इसमें लिखा है, यस यहाँ लिखा है, देखो संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्या होती है ये CF। आप मानिए आपकी क्लास में 50 बच्चे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ 0 से 10 के बीच में जितने भी बच्चों के मार्क्स है वो एक तरफ हो जाए, तो 5 बच्चे उसमें निकल गए, यानी 5 बच्चों के जो मार्क्स है वो 0 से 10 के बीच में थे, जो भी मार्क्स है 0 से 10 के बीच में, ठीक है। हमने यहाँ 5 लिख दिया। अब मैं कहूंगी कि 20 तक के जिसके मार्क्स है, 20 तक के जिसके मार्क्स है वो साइड में आ जाए। तो अब यहाँ पर 10 से 20 के बीच में 9 है, वो तो साइड होंगे, प्लस वो जो ऑलरेडी साइड है वो भी रहेंगे। यानी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है, जो संचयी बारंबारता है, वो 0 से 10-20 के बीच में बात कर रहा है। तो 5 तो यहाँ ऑलरेडी थे, अब इसमें हमने 9 जोड़ दिया, तो कितना बन गया हमारे पास, ये 14 ये आ गया, यानी 5 + 9 कितना 14। डन। अब मैं कहूँ 30 के नीचे जिसके मार्क्स है वो एक तरफ आ जाए, तो ये तो ऑलरेडी डन, 14 तो ऑलरेडी एक तरफ थे ही थे, फिर 14 और आ गए, तो 14 + 14 कितने बन गए 28। इसी तरह हम नेक्स्ट वाला निकालते हैं। नेक्स्ट है 40। अब यानी 0 से 40 के बीच में कितने, तो 28 तो ऑलरेडी थे, अब इसमें हम 8 और ऐड कर देंगे तो बन जाएंगे 36। फिर कहेंगे 50, यानी 0 से 50 के बीच में जितने भी लोग एक तरफ आ जाए, तो फिर 36 बच्चे तो ऑलरेडी साइड में थे, फिर 4 बच्चे आ जाएंगे तो कितने बन जाएंगे 40। यानी ये टोटल ये वाले जो काउंटिंग है ना 40 है, तो 40 बच्चे एक तरफ आ गए। ये होती है संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसमें आप क्या करते हो, बताते हो ये जो आंकड़ा है, जैसे लास्ट ये वाला 36, तो ये बता रहा है कि 40 तक की कितनी फ्रिक्वेंसी, टोटल पूरी फ्रिक्वेंसी बता रहा है। ये होता है संचयी बारंबारता। डन। अब आप सोच रहे होंगे निकाला क्यों, ये इसलिए निकाला क्योंकि फॉर्मूले में पूछा है, और फॉर्मूले में इसीलिए बनाया ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईजी हो जाए, इसलिए हम फॉर्मूले उसको रख रहे हैं। और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये संचयी बारंबारता इससे ज्यादा इससे कम काफी तरह की होती है, पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इतना ही याद रखिए, हमें आंसर निकालना, आंसर निकालने के लिए बहुत, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ तक तो निकाल लिया। अब ये बता रहा है कि टोटल फ्रिक्वेंसी की कितनी होगी, n, ये बता ही रहा है कि 40 है, तो यहाँ पे ये जो सिग्मा f है वो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। इस सिग्मा एफ को ही यहाँ पर हम n कहा है। n मतलब एक ही बात है, सिग्मा एफ कहो, सिग्मा एफ का मतलब भी ये है कि सारे प्रेक्षणों की जोड़ दो, उसकी संख्या है ये, और n का मतलब ये है कि सारे प्रेक्षणों की संख्या है। तो n अपने पास कितना निकला 40। अब हम फॉर्मूला वापस लिखते हैं। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था माध्यक यानी मीडियन। डन। मीडियन बराबर क्या था, अब ये फॉर्मूला मैं बार बार करूँ, लर्न होना चाहिए। L+N/2 - CF अपॉन यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, ये ब्रैकेट में है, n इंटू यहाँ पर h। अब मैं बता रही हूँ आपको n/2 हम निकाल सकते हैं आराम से, ये n है हमारे पास, तो 40/2 हो जाएगा। n/2 यानी n तो ये रहा 40/2 बराबर क्या निकलेगा 20। तो n/2 हमारे पास 20 निकला। अब इस 20 का मीनिंग क्या है यहाँ पर, ये 20 हमको क्यों चाहिए, ये 20 इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ये सब वैल्यू निकालने के लिए L, H, CF ये निकालने के लिए हमको इसका एक माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। यानी हम सबसे पहले हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या किसके बीच में आने वाला। कैसे, 20 हमारे पास आया n/2, अब हमको वो CF लेना है, वो संचयी बारंबारता लेनी है जो या तो 20 के बराबर हो या 20 से ज्यादा हो। तो देखो ये 20 के बराबर नहीं, ये भी 20 के बराबर नहीं, ये भी 20 के बराबर नहीं, बट ये 20 से ज्यादा है, यानी ये 20 के बराबर नहीं, इसके जस्ट आगे वाली हमको लेनी है जो 20 से थोड़ी ज्यादा हो। डन। यानी ये 28 हमको लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को पकड़ेंगे। ये क्लास एक बार मैं इसको इरेज करके बताती हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि बहुत पहुंच हो गया है। चल अब मैं समझाती हूँ आपको। देखिए 20 था, ये हमको क्या लेना है यहाँ पर CF, ये CF है, तो CF की वैल्यू हमको वो लेनी है जो 20 या तो 20 के बराबर हो या 20 से ज्यादा हो। तो देखो 20 तो कहीं पर नहीं है, बट 20 से जस्ट ज्यादा कौन सी, ये 28 है। तो हम इस वर्ग को पकड़ेंगे, इस वर्ग को हम कहते हैं माध्यक वर्ग, और इसी की वैल्यूज हमको चाहिए होती है। जैसे जो L है वो इस वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट है, वो है 20, तो हमने लिख दिया 20 + n/2, तो हमारे पास 20 है ही, वो हमने लिख दिया। अब हमने क्या लिखा यहाँ पर, ब्रैकेट लगा दूं मैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इसी वर्ग की ये फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है, आपको शायद ऊपर दिखा दूं, ये
आपको दिख रहा है? हाँ, ये फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो यही होगी, तो वो यहाँ पे होगी 14। अब यहाँ पर इंटू एच, एच क्या है यहाँ पर? एच है इसकी हाइट है, यानी इसकी जो रेंज है, इसकी जो परास है, परास और रेंज दो वर्ड है ना, परास भी हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रेंज। क्या होती है रेंज? वो होती है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे 0 से 10 है तो 10 का है, 10 से बीच फिर इसमें 10 का है, फिर इसमें 10 का, इसमें 10 का, इसमें 10 का, यानी जो डिफरेंस है, जो रेंज है वो कितनी है? 10 है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 10, यानी इसकी जो क्लास इंटरवल की हाइट है, रेंज है, वो कितनी है? 10 है। डन। अब यहाँ पर आ रही बात सीएफ की। अब याद रखना ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। ये सीएफ की वैल्यू वो नहीं है जो हमने यहाँ पे पकड़ी थी, हमने यहाँ पे लिया था कि ये सीएफ पकड़ा और इसको हमने माध्यक वर्ग निकाल लिया, वो वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी है। इसके जस्ट ऊपर की जो वैल्यू होगी वो फॉर्मूले में आएगी सीएफ के लिए, बट यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे हम फॉर्मूले में, वो इसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे। तो कितनी है? 14। अब एक बात आपको बताती हूँ, ये जो वर्ग निकाला हमने, इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा ना, वो 20 और 30 के बीच में ही आएगा। इस वर्ग का खासियत ये है, ये वर्ग आपको ये बता रहा है कि बाकी सारी चीजें छोड़ दो। ये इसने हमको यहाँ तक बता दिया कि इस वर्ग में, इस क्लास इंटरवल के अंदर ही हमारा आंसर आएगा। यानी 20 से 30 के बीच में 14 डेटा इसके पास है। वो कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकते हैं वो डेटा, बिना डेसिमल के भी हो सकते हैं, जैसे 20, 21, 22 या 24.5, 25.56, कुछ भी हो सकते हैं वो डेटा। टोटल 14 डेटा है यहाँ पर, है ना। तो कहने का मतलब जो आंसर हमारा आएगा वो 20 से 30 के बीच में ही आएगा। देखो करके देखते हैं। ये हमने फॉर्मूले में अपना वैल्यू पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो 20 प्लस 20 में से 14 गए, कितना आएंगे? 6/14 इंटू 10, ये हमारे पास आंसर हो गया। इसको आगे काट लेंगे हम 5 और ये आ जाएगा यहाँ पर 7। मैंने इसको आगे सॉल्व करके भी दिया, मैं वही बता देती हूँ आपको। ये फॉर्मूला था, फॉर्मूले में क्या क्या चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ पे, जो समझाया आपको। माध्यिक वर्ग क्या होगा? वह वर्ग जिसकी संक्षिप्त बारंबारता या तो n/2 उसके बराबर है, उससे ज्यादा। डन। अब हमने नेक्स्ट ये कर लिया, n/2 निकाला तो 20 निकला, फिर 20 लिया तो संचयी बारंबारता 28 वाले वर्ग को हमने गोला किया, 20 से 30 के बीच में आता है, यानी अपना आंसर भी 20 से 30 के बीच में आएगा, ये कंफर्म हो गया यहाँ पर। अब माध्यिक वर्ग कौन सा हो गया? अपना ये वाला हो गया। तो लोअर लिमिट हमारी 20 आ गई, सीएफ हमारा 14, 10 ऊपर वाला आ गया, एफ हमारा 14 है, एच हमारा 10 है। ये हमने लास्ट में निकाल चुके हैं, हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी, ये वाली 20 इंटू 20 माइनस 14/14 इंटू 10, ये हमने कर लिया था। इसको सॉल्व किया हमने आगे, तो ये वाला आया 20 प्लस 6/14 इंटू 10। इसको मैंने काटा तो 5 और 7 आया। इसको आगे किया तो 20 प्लस 30/7 आया, और 30/7 को मैंने सॉल्व किया तो 4.2857 ये आया। फिर इसको मैंने जोड़ा तो अपना आंसर ये आया। जनरली मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखती हूँ, इतना आंसर टाइप करके लिखती नहीं हूँ, बट मैंने लिखा कि इनकेस क्लास के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार कि कौन कौन सी वैल्यू हमने ली है, तो आप इस नोट्स में देखकर समझ सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैंने नहीं लिखा, फिर वो आपको खुद से लिखना है। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 24.29 है। तो देखिए कि जो हमने कहा था कि हमने जो वर्ग माध्य वर्ग निकाला है उसी के बीच में वैल्यू आएगी, तो 20 से 30 के बीच में ही वैल्यू आई 24.29, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ईजी भी है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपने लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा है तो आप पोज करके भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक अपूर्ण आवृत्ति वितरण यानी इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई है। इसमें ये बोल रहा है कि इन्होंने माध्यिका का मान हमको दे दिया, वो 35 दिया है, बट जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, लुप्त आवृत्तियां है, वो एक्स और वाई, उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखो ये वर्ग अंतराल है, इसमें 0 से 10 के बीच में एक आवृत्ति है, तो ऊपर कर लेती हूँ क्वेश्चन। 0 से 10 के बीच में एक आवृत्ति है, 10 से 20 के बीच में 2 है, 20 से 30 के बीच में क्या है हमको पता नहीं, वो एक्स लिखा है। फिर 30 to 40 यानी 30 से 40 के बीच में 2 है, फिर 40 से 50 के बीच में अगेन वाई, वो भी हमको पता नहीं, यानी एक्स और वाई हमको निकालना, बाकी ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हमारा काम है सीएफ निकालना। सीएफ निकाल लेंगे, ये 1 का यहाँ 1 ही आएगा, फर्स्ट तो ये आता है, फिर 2 + 1 हो जाएगा, 3 आ गया यहाँ पर, फिर 3 + x हो जाएगा यहाँ पर ये, फिर 3 + 2 + x, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 + x, डन। फिर ये 5x, फिर 5 + x + y हो जाएगा, 5 + x + y। यही करते हैं, इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे, इसमें ये जोड़ेंगे और इसमें ये जोड़ देंगे, ये सारे प्लस हो जाते हैं, है ना। प्लस, ये प्लस का साइन बता रही हूँ। इसके बाद हमारी ये सी एफ निकल जाती है, डन। अब इसने n की वैल्यू हमको ऑलरेडी दी है 16, यानी n = इसने दिया है 16, तो n/2 हम निकाल सकते हैं। 16/2 कितना निकलेगा हमारे पास? 8।
अब इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम CF निकालते हैं और माध्यक वर्ग निकालते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं। तो अब देखो 8 से ज्यादा या 8 के बराबर, तो अब यहाँ पर जो डेटा है ये तो 1 है, ये 3 है। अब ये डिजिट कितनी हमको नहीं पता है, 3 + x है। x की वैल्यू तो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, यानी 3 + x तो कोई भी डिजिट बन सकती है। तो हमारे पास CF का डेटा इनकम्प्लीट है, तो हम इससे तो माध्यक वर्ग नहीं निकाल सकते। बट एक आइडिया हमारे पास और, क्योंकि हमारे पास आंसर दिया हुआ है कितना, माध्यक का 35 है। माध्यक का 35 है, मतलब जो वर्ग माध्यक वर्ग होगा वो ऐसा होगा जो 35 उसमें आए। ये माध्यक वर्ग 30 से 40 इसके बीच में 35 आता है, तो हम इसको माध्यक वर्ग ले लेते हैं। देन क्वेश्चन बनाने वाले ने हमको ऑलरेडी हिंट दिए हैं यहाँ पर कि क्या हिंट है, वो हिंट पकड़ने की दे रहे। तो देखो इस 8 से हमारे संचयी बारंबारता के थ्रू माध्यक वर्ग नहीं निकाल पाए, तो इन्होंने माध्यिका ही हमको दी, तो माध्यिका से तो आराम से निकल गया हमारा। अब उसको हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, वेरी इजी, फटाफट लिख लेते हैं अपन लोग। फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था L प्लस ये था N/2 माइनस CF अपॉन F, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ था H, बराबर क्या था, माध्यिका ये था। और माध्यिका हमको इस बार गिवन है, तो हम उसकी वैल्यू भी लिखेंगे। L हमारे पास क्या, ये देखिए ये वाला माध्यिक वर्ग निकला, तो हमारे पास L है लोअर लिमिट 30 प्लस n/2 हमने निकाला 8 माइनस CF क्या लेंगे, देखो CF वो होगा जो ये माध्यक वर्ग है उसके जस्ट ऊपर वाला जो होगा CF वो हम लेंगे। तो ये क्या 3 + x, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3 + x। डन, वापस ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, माध्यक वर्ग वाली फ्रीक्वेंसी होती है 2, ये 2 लिख लेंगे। इनटू h क्या है, h है रेंज, यानी 30 से 40 के बीच में 10 का अंतराल चल रहा है, तो h क्या हो जाएगा 10। अब ये आ गया, और माध्यिका हमारे पास दी हुई है 35, क्वेश्चन में दी हुई है हमारे पास, तो हमने लिख लिया। अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन में, ये देखो क्वेश्चन में दी हुई है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 + 8, ये माइनस का माइनस लिख देंगे, 3 आ गया यहाँ पर, और ये माइनस और प्लस जो होगा वो आ गया यहाँ पे, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आपको पता होगा माइनस प्लस माइनस होता है, x हो गया, ब्रैकेट खोल दिया हमने, अपॉन में क्या लिया 2 × 10 = 35। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस यहाँ 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5 माइनस x अपॉन 2 × 10 बराबर 35। अगेन ये कट जाएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 30 + 5 माइनस x, ये ब्रैकेट में लेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पर इंटू 5 बराबर 35। अब एक मैथ्स की चीज बताती हूँ मैं आपको। मैथ्स में क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर जब कोई डिजिट लिखी होती है यहाँ पर, तो ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होती है। ऐसा नहीं कि इसके पास x है तो ओनली x से मल्टीप्लाई होगी, ऐसा नहीं होता। ये x से भी मल्टीप्लाई होगी और ये 5 से भी मल्टीप्लाई होगी, यानी जो ब्रैकेट के बाहर है ना ये वाली डिजिट, ये इन दोनों के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, एक डिजिट से नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे 30 + 5 5 = 25 माइनस 5x = 35। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 30 एंड 25 क्या हो जाएगा 55 माइनस 5x बराबर 35। डन। अब इस ये माइनस का 5x से मैं इधर भेज देती हूँ, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए। तो 55 और 35 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, -35 बराबर माइनस का 5x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यही होता है, याद रखना, इक्वल टू के लेफ्ट तरफ और राइट तरफ अगर कोई मूव करता है तो अपने साइन चेंज करता है। जैसे ये -5 है, वो इधर आया तो प्लस का 5 बन गया, ये प्लस का 35 है, इधर आया तो माइनस का 35 बन गया। ये मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक। अब इनको माइनस किया तो 20 आ गया। अब आपको देख के समझ आना चाहिए कि x बराबर क्या आने वाला है, x बराबर 4 आने वाला है। 20/5 सेम मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि x के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो x बराबर हमारे पास 4 आ गया है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन देख के आप देखेंगे तो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू 4 है। तो याद रखना ये इसका आंसर देखते ही आ गया, y निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पर हम फिलहाल y निकालेंगे। एक बात याद रखना, ये 4 यहाँ पर आया है तो इसको आंसर टिक मत करना, ये सीक्वेंस में x और y पूछा है तो x और y ही निकालने, उल्टा मत कर देना आप लोग, है ना। अब देखिए मैं इसको इरेज कर लेती हूँ एक बार। हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, x की। तो हम y निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि जो बारंबारता दी हुई है ना हमारे पास, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल कितना है हमारे पास, ये 16, ये इसने लिखा हुआ है कि इसको जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो हम जोड़ देते हैं 1 + 2 प्लस, अब इस x की जगह मैं 4 लिख देती हूँ, 4 + 2, ये y एज इट इज रहेगा, प्लस y = 16। तो क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 9, 9 + y बराबर 16, और y बराबर जो हो जाएगा वो 16 - 9 हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 7।
मैंने समझाया है इसलिए ज़्यादा टाइम लगा है। अगर आप अपने हाथ से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लेगा। विदिन 1 मिनट में आप इसको कर सकते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैथ प्रैक्टिस तो मांगती है, सिर्फ थ्योरी क्लास करने से मैथ सॉल्व नहीं होती है, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस 100% करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमने पढ़ लिया था माध्यिक का। माध्यिक किस किस के लिए पढ़ लिया? ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा दोनों के लिए, यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत डेटा दोनों के लिए हमने पढ़ लिया। अब हम देख रहे बहुलक। बहुलक क्या था? बहुलक वो था जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती, आवृत्ति इन द सेंस बारंबार। बहुलक यानी जो बार बार आता है वो बहुलक होता है उसका मान। इसका एक एग्जांपल ले लेते समझने के लिए कि अवर्गीकृत डेटा के लिए हमने कैसे निकाला था। फिर से मैं दे देती हूँ 2 3 8 2 5 2 3, ये दे दिया मैंने। तो सबसे ज्यादा बार अगर आप इसको देखेंगे डेटा को तो आपको पता चलेगा कि 2 जो है वो 3 बार आया, तो इसका बहुलक क्या है? 2। यानी जो जितनी ज्यादा बार आता है वो बहुलक है, बार बार आने वाला बहुलक है। याद करने का ये तरीका है। मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अब ये हमने निकाला है किसके लिए? अनग्रुप डेटा के लिए, यानी अवर्गीकृत डेटा के लिए। अब हम निकालेंगे वर्गीकृत डेटा के लिए। तो मैं आपको बता दूं, माध्यक सबसे टफ होता है निकालना, बहुलक बहुत ईजी होता है। वर्गीकृत डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए मोड निकालना बहुत ईजी होता है, उसका फॉर्मूला बहुत ईजी होता है। कैसे? ये आपको दिया हुआ है ना, ये टेबल आपको दी हुई है। अभी ये हॉरिजॉन्टली दी हुई है, पहले वर्टिकली स्ट्रेट दे रखी थी। अभी हॉरिजॉन्टली दी हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। अब आप देखो सबसे ज्यादा बारंबार तक किसकी इसमें, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी? 45 की। तो अब हम इसी को क्या ले लेंगे? इसी को हम बहुलक वर्ग ले लेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। मोड यानी बहुलक, बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एल आपको पता है, जो हमने वर्ग लिया है, जो क्लास हमने ली है उसकी लोअर लिमिट होगी वो एल होगी। F1 F0 और F2 तीन चीजें, तो इसको हम लेते हैं F1, ये होती है F0 और ये होगा F2। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसको F1 लेना, उससे जस्ट पहले F0 है, उसके जस्ट बाद में F2 है, ठीक है। और हाइट यानी रेंज आपको पता है क्या है कि 10 के बीच, 10 से 20 में है तो इसकी रेंज है 10। बस सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट करना और कुछ नहीं करना है। ये क्वेश्चन देखिए 22 का क्वेश्चन है, एज इट इज आया हुआ है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकालनी है। तो एल कितना है यहाँ पर? एल है यहाँ पर 10 प्लस F1 कितना हमारे पास 45, F0 हमारे पास कितना है 9, लिख देते हैं एज इट इज। अब ये 45 इंटू 2 है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दूँ या चलो लिख देते हैं, 90 डायरेक्ट लिखने वाले थे, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। अब माइनस F0 हमारे पास कितना, ये 9 है तो हम 9 लिख देंगे। अगेन F2 हमारे पास कितना है 21, तो हम यहाँ 21 लिख देंगे। और इंटू H है तो H हमारे पास क्या लेंगे हम यहाँ 10, क्योंकि रेंज 10 है, 20 से 30 के बीच में, 10 से 20 के बीच में कितनी है वो 10 की रेंज चल रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 10 प्लस 45 से 9 गए 36 बचेंगे, अपॉन ये हो गया 90। अब देखो ये माइनस का 9 और माइनस का 21 है, तो माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस। तो जब 21 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएंगे 30। और साइन किसका लगता है? दोनों में माइनस का साइन है वैसे तो, बट अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो साइन उसका लगेगा जो डिजिट सबसे बड़ा हो। तो बड़ा डिजिट 21 है, उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का लगेगा। फिर मैं कह रही हूँ बेसिक से मैथ्स की है ना, ये सबसे छोटी छोटी चीजें होती है जो मैथ्स में होती है और इंपॉर्टेंट होती है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 10 प्लस 36 अपॉन 60 इंटू 10 आ गया, 0 से 0 काटा, 6 है 36 और 10 प्लस 6 किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे बहुलक क्या आ गया 16, इसका आंसर हो गया मोड इज 16। देन बहुत ही ईजी था, इस एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर हमारे आज माध्यक और बहुलक तीनों वर्गीकृत डेटा के लिए भी कंप्लीट हो गया, मतलब ऑलमोस्ट संख्या की हो गई। बस एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ, ये आप सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा बहुलक वर्ग है, किसमें क्या है। ये फॉर्मूला जो है कि माध्यक और बहुलक के बीच संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस इसमें मैंने देखे हैं, काफी एग्जाम्स में, अच्छे लेवल के एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज लर्न रखना है, सिर्फ ये, नीचे के 3 नहीं रखना है, सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये एज इट इज लिखा हुआ है। और कभी कभी इसका सेम टू सेम क्वेश्चन भी मैंने देखा है बना हुआ कि इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, और ऑप्शन में 4 फॉर्मूले लिखते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो यानी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब इससे हम तीनों निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास 2 की वैल्यू है और तीसरा हमको निकालना तो निकाल सकते हैं। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। चलिए माध्य अगर मैंने लिया 24 और बहुलक ले लेते हैं हम 30, और हमको फाइंड क्या करना है माध्य का। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको देगा कि माध्य 24 है, बहुलक 30 है, तो माध्य का ज्ञात करो। ये होगा, यानी मीन इज 24, मोड इज 30, यू हैव टू फाइंड मीडियन। डन। नाउ हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में एज इट इज वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, बार बार नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल हम इसको लिखते हैं,
माध्यिका को x बार लिखते हैं, बहुलक को मैं z लिख देती हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर अपने समझने के लिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ आएगा आपको। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो 3m बराबर क्या हो जाएगा, z एज इट इज आ गया प्लस 2x बार। अब z हमारा क्या है यहाँ पर, z हमारा बहुलक, ये वाला, ये z लिख रहे हैं, इसको x बार लिख रहे हैं और इसको कैपिटल M लिख रहे हैं, ठीक है। तो बहुलक के ये z के लिए हम क्या लिख देंगे, बहुलक है यहाँ पर 30 दिया हुआ, तो हमने 30 लिख दिया, प्लस 2 इंटू ये x बार कितना दिया हुआ है यहाँ पर 24, तो 24 लिख दिया। तो 24 टू जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 प्लस 30 इजिकल टू अपना आंसर क्या आएगा 78। ये क्या आ रहा है 3m, याद रखना यहाँ 3m है साथ साथ, ये 3m है। तो अब अगर 3m इजिकल टू 78 है तो m इजिकल टू क्या होगा, तो 78/3। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इससे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 2 3 6 26। तो इसमें आंसर क्या निकला, माध्यिका निकली 26। तो याद रखना ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में हमको माध्यिका निकालने के लिए इसमें अपॉन में 3 करना पड़ा था, कहाँ पर, इन दोनों के, इन जोड़ा हमने फिर अपॉन में 3 किया, यही फॉर्मूला यहाँ मैंने लिखा, माध्यिका इजिकल टू बहुलक प्लस 2 माध्य अपॉन यहाँ पर 3। टाइपिंग थोड़ी मुश्किल होती है अपॉन 3 लिखने में, इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह स्लैश करके 3 लिखती हूँ, ठीक है, आप समझ जाना, स्लैश 3 मतलब अपॉन 3 है ये, तो ये अपॉन 3 एक फॉर्मूला ये निकल गया। अब हम बहुलक निकाले तो क्या होगा, हम इसी डिजिट से निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, यही था, हमको फाइंड अब ये करना, और ये दोनों गिवन वैल्यू, यानी हमारे पास x बार क्या है, x बार यहाँ पे हमारे पास है 24 और m यानी माध्यिका क्या है हमारे पास, वो है 26। हमको फाइंड क्या करना है, बहुलक है ना, जिसको z बोल रहे हैं, ये हमको फाइंड करना है। अब हमको इसके लिए बहुलक का फॉर्मूला लेने की जरूरत नहीं, हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे बताती हूँ मैं आपको, यह है जैसे फॉर्मूला 3m इजिकल टू z प्लस 2x बार, यही था हमारे पास। अब इसको हमको निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको इधर ही रहने देंगे और 2x को उधर भेज देंगे, 3m माइनस 2x बार हो गया बराबर क्या आ गया z। यही फॉर्मूला ये बहुलक का, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसमें वैल्यू लिख देंगे 3 इंटू क्या है यहाँ पर 26 माइनस 2 इंटू 24 बराबर z होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 1 78 माइनस 24 जा 48 बराबर z आया, बराबर आंसर आ जाएगा हमारे पास 30। ये इसका आंसर था, ये था, ये देखो 30 था। तो इस तरह कहने का मतलब है फॉर्मूला तो हमको एक ही लर्न करना है, पर बाई चांस आपको इनमें से कोई फॉर्मूला दूसरा दे दिया जाए, मैंने आपको कहा यही फॉर्मूला लर्न करना है, पर इसी फॉर्मूले से आपको माध्यिका बहुलक और माध्य निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए बनाना। तो इसीलिए मैं तीनों लिखे कि इन केस कहीं पर आपके सामने आ जाए ऑप्शन में ये दे दे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है, तो ये तीनों फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए। इसको याद रखो, फिर घुमा के देख लो कि ये सही है कि नहीं, आपको पता चल जाएगा। अब हम लास्ट कर लेते हैं ये कि अगर हमारे पास क्या है, माध्य निकालना है, अगर हमारे पास बहुलक है माध्यिका है तो हम माध्य कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास सेम फॉर्मूला 3m बराबर z प्लस 2x बार, ये था x बार हमको निकालना है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे, x बार यही रहने देंगे हम यहाँ 2x बार, इसको हम z को इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3m माइनस ये बहुलक है, इसको इधर भेजा तो बन गया ये 3 मीडियन माइनस बहुलक इज इक्वल टू 2 माध्य, ये बन गया यहाँ पर। अब अगर माध्य सिंगल चाहिए तो क्या हो जाएगा, माध्य बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यिका माइनस बहुलक अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये 2 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे 3 छोड़ देंगे, तो ये फॉर्मूला है। देखो माध्य इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस बहुलक अपॉन 2, यानी इसी एक फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको सारे लर्न करने, लर्न सिर्फ ये एक करना है, इसी से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ ये। अब सेम अगर वैल्यू हमको निकालनी तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू आंसर आ जाएगा अपने पास। तो करना क्या था, करना सिर्फ ये है कि सिर्फ ये लर्न करना है, और फॉर्मूले को फ्लिप करना, घुमाना, उसमें वैल्यू रखना, ये मैथ्स में आपको आना चाहिए। ये आता है तो आप कहीं पे भी नहीं अटकेंगे, वो हर क्वेश्चन आपका राइट होगा। ये तभी कर पाएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आपको लगा होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है, पर एक बार इस फॉर्मूले से आप अपने हाथ से तीनों फॉर्मूले बनाइए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं इस रिलेटेड क्वेश्चन भी लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे मैंने कहा आज हमारी संख्या की कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें हम सारे संख्या के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है और जितने लास्ट तक आए हुए वो हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे। उसके साथ ही मैं टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन डालती रहूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अब क्वेश्चन डाल रही हूँ तो क्वेश्चन आपको करने भी है। मुझे नहीं पता कितने बच्चे क्वेश्चंस करते हैं कितने नहीं करते हैं, बट मैं मान के चलती हूँ कि सारे बच्चे क्वेश्चंस करते हैं और उससे उनको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास खत्म होती है। अगर क्लास पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सब लोगों के पास इसका प्रॉफिट पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।